friends, welcome back everyone in our channel Jigyandasi the Sister. So today we are going to discuss a very interesting topic of history, which is New Kings and Kingdom. It is lesson 2. So today what we are going to study? We are going to study the emergence of new dynasties, administration in the kingdom, processes and land grants, warfare for wealth and a closer look the Cholas. तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं. दैट्स वाई मैंने इसे फ्लो चार्ट की तरह एक तरह से यूज करके बनाया है. कैसे? तो इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी मतलब कि जब नए नए डायनेस्टीज का उत्पत्ति हुआ हो, उसके बाद जब उसका उत्पत्ति होगा तो अपने राज्य में जहाँ उसका उत्पत्ति हुआ होगा वो कैसा शासन कर रहा है, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे. उसके बाद वो शासन करेगा तो चाहेगा ही कि वो खुद के बारे में कुछ लिखवाए ताकि आने वाले जनरेशन्स को पता चले कि वो कितना महान था या फिर वो कैसा काम करता था. तो इसलिए वो प्रशस्ति लिखवाता था, और अगर कोई उसके बारे में लिखता है तो उसके बदले में वो उसे कुछ रिवॉर्ड देगा, जैसे कि आज भी देते थे. तो उसके लिए वो जमीन दिया करते थे. उसके बाद ये सब हो जाने के बाद हम लोग अपने पावर और वेल्थ, धन के लिए, और धन से फिर हमें पावर तो उन्हें मिलेगा ही, तो उसके लिए वो लोग लड़ते थे. उसी में की एक एग्जाम्पल है चोलास. तो उन्हीं पर डिस्कशन होगा चोलास. तो ये भी एक टॉपिक है. ठीक है. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी. कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, मतलब नए नए डायनेस्टीज का उत्पत्ति. तो इसमें हम लोग इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं, बिकॉज स्टोरी जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है और हमें सुनने में भी अच्छा लगता है. बट ये जो स्टोरी है इसे आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना है, इसे दिमाग से आउट नहीं करना है. ओके. तो इस स्टोरी में भी सीख होती ही है. स्टोरी ऑफ 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी की यह कहानी है बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियरशिप. जो बड़े बड़े जमींदार, बिग लैंडलॉर्ड्स मतलब जो बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बहुत सारी जमीन होते थे, उन लोगों को सबऑर्डिनेट और समांतस कहा जाता था. किसका? तो राजा का. राजा का आखिर उन्हें सबऑर्डिनेट या फिर समांतस क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके पास इतने सारे जमीन होते थे तो वो उससे ट्रेड करते थे, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे एंड वो लोग काफ़ी अमीर बन जाते थे. तो अगर राजा का राज्य जितना पावरफुल होगा उतना ही स्ट्रांग उसका राज्य होगा. तो उसको पावर देने के लिए, राजा को पावर देने के लिए, उसको सोर्सेज देने के लिए, वो मनी को इन्वेस्ट करे, मनी को अच्छी तरह से यूज़ करे, इसके लिए उसे मतलब मनी चाहिए रहती है कोई भी पावर के लिए. तो उसे वो टैक्स से मिलती है या फिर इन बिग लैंड लॉर्ड से मिलती है. तो जब उसका सबसे मेन मदद जब कोई कर रहा है तो उसका भी तो कुछ योगदान बनता है कि वो भी तो कुछ करे रिटर्न में, वरना वो सोचेगा कि ये भी मेरे को नॉर्मली पीपल की तरह ट्रीट करे तो फिर क्या ही फ़ायदा है मदद करने का. तो वो उसके बदले में उन्हें पावर देते हैं, जैसे कि वो कुछ मिलिट्री मैन उनके रखवाली में या फिर केयर में रखवा दिए, या फिर अपना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो ऐसे ही वो उन्हें पावर भी दे देते थे. जिसके कारण अभी सॉरी मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया. तो ये जो सबऑर्डिनेट्स और समांतस थे वो जब भी राजा से मिलने जाते थे वो उनके लिए गिफ्ट लाते थे. ठीक है. तो जब मैंने यहाँ पे बोली यहाँ पे थी मैं, तो जब भी उन्हें वेल्थ तो उनके पास रहता ही थे और पावर उन्हें राजा से मिल ही जाता था, तो वो खुद को महासमांतस और महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे. इसका मतलब महामंडलेश्वर का मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, यानी कि एक जगह का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता था ना कि जो समांतस थे वो सोचते थे कि वेल्थ तो मेरे पास एज कम्पेयर टू राजा एक तरह से ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं ही उन्हें वेल्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ. टैक्सेस से मिलते थे बट ज़्यादा बिग लैंड लॉर्ड से मिलते थे, तो वो सोचते थे कि पावर तो मेरे को वो दे ही रहे हैं और वेल्थ तो मेरे पास है ही, तो यही दोनों होना चाहिए राजा बनने के लिए. एक हाँ थोड़ा सा दिमाग चाहिए, तो वो पहले ही लगा लिए रहते हैं. तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊँ. तो वो छल प्रपंच ये करके, पहले ये ज़्यादा होता था, तो वो ये करके राजा को गद्दी पर से हटा के खुद राजा बन जाते थे. और उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो वो अपना इंडिपेंडेंस, वो खुद ये स्वतंत्र हो जाते थे राजा से, क्योंकि एक तरह से राजा उन पे भी तो शासन ही कर रहा है, बट जब वो खुद राजा बन जाएंगे तो वो दूसरों पर शासन करेंगे, उनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं रहेगा. तो इस कारण से ना हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग गुलाम भी हुए इसी चीज़ के कारण कि अपनों से ही छल कपट करते थे बस एक राज्य के लिए. तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, तो उसे भी आप कहानी की तरह समझिएगा. तो चलिए देखते हैं वो आखिर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल
इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो है राष्ट्रकूटा। ये एक खानदान है, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे अगर आप जैसे कोई ज़मींदार है तो वो सोचेगा कि मेरे मरने के बाद वो अपना ज़मीन तो अपने बेटे के ही नाम पर करेगा, तो वो भी तो ऐसे ही समांतर बनते ही जाएंगे। तो ऐसे ही राष्ट्रकूटा एक खानदान बन गया था जो कि कहाँ का था, डेक्कन का था। तो ये किसका समानताज था, किस राजा का समानताज था, किस डायनेस्टी के राजा का समानताज था? तो वो चालुक्य डायनेस्टी के राजा का समानताज था जो कि कर्नाटका में था। ये बहुत ही मेन पॉइंट्स है। तो मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि आप ये पॉइंट्स जो है ये लिख लें, ताकि क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं या फिर एग्जाम में भी आपके। तो इसमें के जो खानदान है राष्ट्रकूटा, उसके जो बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए चढ़ाक या फिर चीफ लोग थे, जैसे बड़े कहे जा सकते हैं, तो दंती दुर्गा थे, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक दिन ऐसे ही एक आइडिया आया कि मेरे पास वेल्थ तो है ही और पावर तो राजा मेरे को प्रोवाइड कर ही दे रहा है, तो क्यों ना मैं राजा को हटा के किसी छल कपट से खुद राजा बन जाऊं। तो एक्चुअली जो पहले लोग जो पहले के लोग थे वो ब्राह्मण की ज़्यादा बातें सुनते थे। तो ब्राह्मण्स का ये मानना था ना कि काम के ऊपर कास्ट डिवाइड किए थे ब्राह्मण्स। जैसे लड़ने का काम जो करता है उसे वो लोग क्षत्रिय बोलते थे। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट उन्होंने डिवाइड किया वर्ड के बेस पे। तो ये एक्चुअली क्षत्रिय नहीं थे, और उस वक्त जो राज करते थे जहाँ पे चालुक्यास, वहाँ पे क्षत्रिय ही राज कर सकते थे। तो इसके लिए वो उन्होंने छल प्रपंच करके तो राजा को हटा दिया पद पर से। लेकिन जब बात आई उनको गद्दे पर बैठने की, तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे। तो उन्हें एक रिचुअल यानी कि कह सकते हैं एक हवन परफॉर्म करना पड़ा, जो कि था हिरण्यागर्भा। तो ये पूछा जा सकता है कि वो खुद को क्षत्रिय बनाने के लिए कौन सा रिचुअल परफॉर्म किए, तो हिरण्यागर्भा, जिसमें कि एक तरह से वो अभी जितने बड़े हैं उतने ही बड़े रहेंगे, लेकिन उनका बस कास्ट चेंज होगा, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे सेक्रीफाइस एक क्षत्रिय करता है वैसे उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये एक तरह का हम लोग कह सकते हैं हवन है। तो ऐसे ही वो करके उसके बाद वह वहाँ पे राज करने लगे। तो एक तरह से हमने देखा कि यहाँ पे भी सेम थिंग हुआ कि जो समानता थे वो उन्होंने धोखाधड़ी करके छल प्रपंच करके राजा को हटा के खुद राजगद्दी पर बैठ गए। तो यही अभी इस टॉपिक में हमें यहीं तक जानना था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। तो पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।